नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा डेविस लैबोरेटरीज के बारे में। देखिए, डेविस लैबोरेटरीज बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और बेसिकली कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज में वो है एपीआई। अभी एपीआई होता क्या है? एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अभी देखिए, जितने सारे मेडिसिन तैयार किया जाता है उसके लिए जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो मतलब प्रोडक्ट लगते हैं, मतलब मेडिसिन तैयार करने में जो प्रोडक्ट लगते हैं उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को कंपनी क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। और बेसिकली इसी के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं आज जो डेटा आपको दिखाऊंगा वो डेटा मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि मुझे इस कंपनी के ऊपर बुलिश ट्रेंड मिल चुके हैं। और मैं इस कंपनी के ऊपर एक लंबा टारगेट लेकर चलूंगा। वो लंबा टारगेट कहाँ तक होगा उससे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बना था। देखिए, लंबा जर्नी के हिसाब से एक शोल्डर बने, एक बिग हेड बने, हेड भी बहुत बड़ा है। उसके बाद छोटा सा हैंडल बटन बने, मतलब शोल्डर बने, उसके बाद हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो एक बहुत स्ट्रांगली एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने हैं। और फाइनली इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसी लेवल को वो ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन बहुत स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। और जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको बताया कि एक बार वो रिटेस्ट करेगा तब मैं कुछ इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने वाला हूँ। तो फाइनली रिटेस्ट कहाँ पे किया? यहाँ पे किया। तो यहाँ पे जब रिटेस्ट किया तब मैंने क्या किया, इस जगह पे डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के बाद मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा? मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन करीबन 6,550 रुपीज़ के आसपास। 6,550 रुपीज़ इस लेवल तक मैं क्यों टारगेट लेने वाला हूँ? देखिए, जो कप का जो साइज है, मतलब जो यहाँ पे कप बने हैं, यहाँ पे जो हेड बना है, इस हेड का जो टोटल रेंज है, इस रेंज को मैंने जब मार्किंग करके ऊपर बिठाया, चलो एक बार मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। मैंने किस तरीके से मार्किंग किया, आप भी इसी तरीके से मार्किंग करके देख सकते हैं। मैंने क्या किया, लोअर साइड से एकदम अपर साइड तक इसको मार्किंग किया। और मार्किंग करने के बाद इसी लेवल को यहाँ पे बिठा दिया, मतलब इसका लो लेवल को जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल में बिठा दिया। और ऊपर साइड में मुझे टारगेट देखने को मिल चुके हैं। तो 6,555 के आसपास टारगेट देखने को मिला। और मुझे लगता है जो टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है वो अगर एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 41% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से इस चीज़ों को देखना। कंपनी के ऊपर क्या क्या लंबा एक जर्नी होने के बाद फाइनली कंपनी देखिए एक बिग फॉल हुआ था। बिग फॉल मतलब कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है। अगर मैं टॉप लेवल से करंट एकदम डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्रैश हो गया था। तो कोई अच्छे कंपनी अगर 50% क्रैश हो जाए उसके बाद अगर अगर रिकवरी करना शुरू करे तो वो यू टर्न लेकर फिर से रिकवरी करते हैं। और यू टर्न लेने के बाद वो टॉप लेवल तक जरूर जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप लेवल तो वो तो पहुंच चुके हैं। वो टॉप मतलब इसका लाइफ टाइम हाई था 5,440 रुपीज़ के आसपास। तो अभी उस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक लंबा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे जो व्यू है, मैं जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, जब ब्रेकआउट हुआ था तभी मैंने वीडियो शेयर किया, जब रिटेस्ट किया तभी मैंने वीडियो शेयर किया, जब यहाँ पे हाई लेवल को टच कर रहा है तभी मैंने वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और जब टारगेट होगा तभी मैं वीडियो शेयर करूंगा। इतने सारे वीडियो में इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको सारे चीज़ों को सीखने को मौका मिले। मैं कोई आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ कि चलो बाई करो सेल करो, क्योंकि मेरा कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है, मेरा कोई कोर्सेज भी नहीं है। और मैं कोई कोर्सेज बेचना भी नहीं चाहता और मैं कोई प्रमोशन करना भी नहीं चाहता। अगर आपको सीखना है सारी चीज़ों को तो मेरे वीडियो देखकर सीखिए। अगर आपको पता है सब कुछ तो आप आपके हिसाब से काम करिए। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर दो कारण की वजह से मैंने ट्रेड लिया। पहली बात, कंपनी का रेवेन्यूज का ग्रोथ, बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन तो हुआ है क्योंकि यूएस के जो फेड का जो डिसीजन है, रेट रेट इंटरेस्ट कम करना ज़्यादा करना, ये जो सिचुएशन यूएस में चल रहा है, जो एक यूएस मार्केट को अभी भी प्रेशर में रखा है, तो उस जगह पे कंपनी का प्रॉफिट एंड ग्रोथ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में अगर प्रेशर हो तो कंपनी का तो बिजनेस थोड़ा सा खतरा में आएगा। क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है, अगर उस बिजनेस को मैं ध्यान से देखूँ तो ओवरऑल आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी कहाँ पे बेच रहा है। यूरोप में सबसे ज़्यादा 51%, यूएस में 18%, एशिया में कितना सिर्फ 13%, इंडिया में सिर्फ 12%। मतलब इंडिया में जितना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा तो ओवरऑल एशिया में बेच रहा है। और यूरोप में तो पूरा 50% के आसपास प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो सारे पॉइंट्स को देखकर एक ही बात कहूँगा
ये कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा तो प्रेशराइज़ होगा, तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा टारगेट पाने में, क्योंकि 50% के आसपास टारगेट मिलने में अगर मुझे 1 साल नहीं, 1.5 साल भी लगे तो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सीईएससी। देखिए सीईएससी के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर बहुत एक गुड अपडेट है, जिस अपडेट मुझे लगता है कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जो अपडेट दिया, सीईएससी अवॉर्डेड 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, और वो भी किसके माध्यम से मिला, खुद की जो सब्सिडरीज कंपनी है, आप देख सकते हैं पूर्वा ग्रीन जो है, तो इस कंपनी के माध्यम से कम सीईएससी को 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट को, मतलब सोलर प्रोजेक्ट मिला। सोलर प्रोजेक्ट जो मिला है इसके कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट आने का चांसेस है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, शायद इम्पैक्ट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट मिलने के बाद तो ये नहीं कि कल से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और परसों परसों से ही कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए टाइम लगता है। हाँ, न्यूज़ के बेसिस में कंपनी शेयर मतलब भागता हुआ सिचुएशन भी देखने को मिल सकता है। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के फिलहाल की हालत क्या है। देखिए जब न्यूज़ आया था, न्यूज़ एक्चुअली आया था 11 तारीख को, सॉरी 10 तारीख को। तो 10 तारीख जब न्यूज़ फ्लैश हुआ उसके बाद देखिए पॉजिटिव कैंडल दिखा, और पिछले दिनों में फिर से रेड कैंडल शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशराइज बना है। अभी देखिए चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर कितने सारे ट्रेड मिला था। देखिए जब मुझे ट्रेड मिला, वो ट्रेड में एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे फिर से कफ, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, इसका टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो फर्स्ट टारगेट है, मतलब ये तो हो गया, मैं फिर से फर्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, आपको देखने में और भी आसानी हो जाएगा। अभी देखिए सेकेंड जो टारगेट और एंट्री मिला वो मुझे बहुत स्ट्रांग मिला। क्यों? क्योंकि जिस स्ट्रेटेजी को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है रेंज ट्रेडिंग। तो यहाँ पे देखिए कुछ रेंज मिला इस तरीके से, और वो भी 22% का रेंज मिला, मतलब बाइंग कैंडल कंटिन्यूसली मिला, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो जब कोई भी कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल मिले तो उसका जो रेंज बना है, इस रेंज के अकॉर्डिंग टोटल 22% का टोटल रेंज बना, और 22% का टोटल जो रेंज बना उसके अकॉर्डिंग कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, एंट्री। और यहाँ से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, और फाइनली इस लेवल तक जाने के बाद यहाँ पे क्या बन चुके हैं, टारगेट। मतलब कंपनी के ऊपर एंट्री और टारगेट कितने दिनों में मिला, सिर्फ 29 दिनों में। 29 दिनों में 22% का रिटर्न, ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इतनी शानदार रिटर्न बहुत कम कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। हाँ, आप कहेंगे कि सर हर कंपनी के ऊपर क्या इस तरीके से ही इतने दिनों के अंदर ही टारगेट मिलता है? बिल्कुल नहीं। कभी-कभी 22% टारगेट मिलने में मुझे 1 साल भी लग गया। 1 साल से भी ज़्यादा भी लग चुके थे। एक कंपनी के ऊपर मुझे 1.5 साल लगा था 22% रिटर्न पाने में। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्या होगा? देखिए ओवरऑल जितने सारे मैं कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड लेता हूँ, सारे कंपनीज़ का अगर एवरेज देखूँ तो मुझे 30% के ऊपर यहाँ पे एवरेजली रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कंपनीज़ के ऊपर प्रॉफिट इंस्टेंटली मिलेगा। हाँ, अगर आपने डीपली रिसर्च किया कंपनी के ऊपर तो आपको इंस्टेंट नहीं देगा। कुछ कंपनीज़ के ऊपर स्लो डाउन हो जाता है सेक्टर में, तो वहाँ पे होल्ड करना पड़ता है। जैसे कुछ केमिकल्स कंपनी के ऊपर मेरा एंट्री है, वो आज भी टारगेट नहीं दिया। एटलीस्ट 7 टू 8 मंथ्स हो चुके हैं। तो कभी-कभी आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा पेशेंस का गेम है। हाँ, पेशेंस का गेम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर दिए और पेशेंस के ऊपर बने हुए हैं कि आज कंपनी का शेयर प्राइस 50 पैसा है तो वो कल 50 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर कभी भी काम मत करना। तो आपके क्या व्यू है सी इसके ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है भारती एयरटेल। तो बेसिकली भारती एयरटेल इंडिया के सबसे बड़े अभी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज कंपनी है। हाँ, सबसे बड़े कहना गलत होगा, क्योंकि जियो नंबर 1 है, उसके बाद भारती एयरटेल है। सबसे बड़े बड़े मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेक्टर वाइज बात करूँ तो इस सेक्टर में जियो फाइनेंस तो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पोजीशन में कौन है, भारती एयरटेल। और भारती एयरटेल का मार्केट कैप कितना है, अराउंड अराउंड 94,000 करोड़ के आसपास। तो 94,000, सॉरी माफी चाहता हूँ, 9,44,000 करोड़ के आसपास। तो इतनी बड़े कंपनी है, अराउंड 10 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप जा चुके हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर हमेशा जब भी कोई लोगों का डिसीजन होता है तो कुछ मतलब सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी का हालत और फाइनेंशियल डिटेल्स को आपको देख कर लेना चाहिए। देखिए इस कंपनी के सेल्स में कोई भी डाउट नहीं है, सेल्स तो ठीक ठाक है। कंटिन्यूसली भारतीय एयरटेल ने क्या किया, सेल्स को मेंटेन्स किया, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉफिट वोलेटिलिटी के होने के पीछे दो रीज़न है। पहली रीज़न क्या है
देखिए टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब टेलीकॉम सेक्टर में जो मेंटेनेंस खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं भारतीय एयरटेल के ऊपर अगर मैं एक्सपेंस के ऊपर जाऊँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए एम्प्लॉयी कॉस्ट जो है वो 30 मतलब 3.57% के आसपास है। मतलब बाकी कॉस्ट क्या है? बाकी कॉस्ट टोटली जो रॉ मटेरियल्स खर्चा है, मेंटेनेंस खर्चा है, उसके लिए बाकी ज़्यादा खर्चा कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो भारतीय एयरटेल के ऊपर देखिए कंपनी स्ट्रांग है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो एफएसओ चाहे वो डीएसओ, क्योंकि पब्लिक के पास 2% होल्डिंग है। तो सोचिए इंस्टीट्यूशन कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर रेवेन्यू कंटिन्यूअसली हर मंथ माना मतलब आएगा ही करके, तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि आपको वही कंपनी के ऊपर काम करना है जो कंपनी का कंटिन्यूअसली रेवेन्यू आएगा ही आएगा। चाहे थोड़ा-सा कम आए, चाहे ज थोड़ा-सा ज़्यादा आए, मगर आएगा ज़रूर। क्योंकि आपको तो मोबाइल का रिचार्ज करना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कंपनी इसके ऊपर करें, आपको तो इंटरनेट के रिचार्ज करना ही पड़ेगा। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन का भी अगर आप अपने घर में लेके रखा है, तो उसका भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो सारे पॉइंट्स सबसे प्लस पॉइंट क्या है सारे कंपनीज़ के जानते हैं? आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद आप यूज़ कर कर पाएँगे। मतलब पहले से ही कंपनी आपके जेब से पैसा ले रहा है, उसके बाद आपको सर्विसेज़ दे रहा है। तो यही खासियत पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में, तो कंपनी देखिए लगातार भागते चले जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इस कंपनी को और फिलहाल के लिए जो रेंज देखने को मिला, उस रेंज को मैं अगर एक बार मैं मार्किंग करूँ, तो मुझे जो डेटा देखने को मिले थे, तो कुछ इस तरीके से डेटा है। यहाँ पे एक कप बना था, उसके बाद हैंडल बने और इस यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। मगर मैंने इस पैटर्न्स को यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो कप का जो लो है, उसी लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंडल भी टच कर चुके हैं। ऑलमोस्ट टच, पूरा का पूरा टच नहीं हुआ, ऑलमोस्ट टच किए थे, इसलिए स्ट्रैटेजीज़ को मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, मैं यूज़ एक एक चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट मिला था। और रिटेस्ट मिलने के बाद यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस है। तो एक स्टैट यहाँ पे मैं एक सिचुएशन को मेंटेन करके मैं चलूँगा कि यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है, तो एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। अभी वो नेक्स्ट लेवल तक कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं, उसके लिए आपको टेक्निकली आपको चार्ट पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके ऊपर जिस तरीके से हायर हाई करते-करते आगे बढ़ रहा है, वो और भी ज़्यादा लंबा जर्नी करने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। तो बेसिकली जल्द से जल्द इस कंपनी 1:10 रेशियो के यहाँ पे क्या देने वाला है, यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।